हेलो स्टूडेंट, गीता कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं दलगंजन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में हम लोधी वंश पढ़ रहे हैं। मैं इससे पहले 5 राजवंश के बारे में बताया था, उसमें से 5वां राजवंश हमारा लोधी वंश है और ये अंतिम राजवंश है। इसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा और मुगल साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट हमारी गीता कोचिंग के चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। फ़ोन और मैसेज से आप सभी का फीडबैक हमको प्राप्त हो रहा है, जिससे हमको वीडियो बनाने में और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। और आप सभी का ऐसे ही प्यार, ऐसे ही हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छा वीडियो बनाएं। आप सभी के प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। ठीक है, लोधी वंश जो है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करेगा। तो इसके शासन काल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लोधी वंश का वंश वृक्ष के बारे में थोड़ा हाइलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि इस वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी है, हमारा बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी का जो आदि पुरुष था, जिसका नाम था मलिक बहराम इनका आदि पुरुष था। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम मलिक काला और दूसरे का नाम था मलिक सुल्तान शाह। इसी मलिक काला का पुत्र हुआ था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है वो संस्थापक है लोधी वंश का और पहला शासक होगा। आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूँ कि ये बहलोल लोधी जब गर्भ में था, उसी समय उनके पिताजी मलिक काला की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जब ये पैदा हुए तो इनका पूरा पालन पोषण इसके चाचा मलिक सुल्तान शाह, इसका नाम जो है इल्म खां भी है, जिसने किया था। तो बहलोल लोधी का पालन पोषण किसने किया था, ये प्रश्न आ चुका है। और इल्म खां और मलिक सुल्तान शाह, ये दोनों नाम को हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके चाचा जी थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो शासक होगा बहलोल लोधी का पुत्र होगा सिकंदर लोधी, और तीसरा शासक जो होगा इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी जो है इस लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक होगा। कैसे रहेगा हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक शासक को हम लोग पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को। जो लोधी है, इनके नाम के साथ जो लोधी मिला हुआ है, वो लोधी जो है उनका सरनेम नहीं है, ये एक जाति है। और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि, तो आप याद रखेंगे कि लोधी जो है एक प्रकार की क्या है, जाति थी। ठीक है, चलिए। तो हमारा फर्स्ट जो शासक है वो देखते हैं बहलोल लोधी के बारे में। ठीक है, बहलोल लोधी जो है वो 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक शासन करेगा। अब देखिए इनका काल ड्यूरेशन देखिए, 51 से लेकर के 89, बहुत लंबा काल ड्यूरेशन है। पूरे आपके दिल्ली सल्तनत में जितने भी व्यक्तिगत सुल्तान हुए हैं, उन सभी सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल बहलोल लोधी का रहा है। टोटल जो है वो 38 ईयर लगभग शासन किया है और बहुत अच्छा व्यक्तित्व था इसका और ईमानदार भी था। लेकिन दिल्ली का सत्ता जो है, जिस समय बहलोल लोधी ऐसे परिस्थिति में बैठा, पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे जो है आलम शाह जो है वो बदायूं चला गया था और दिल्ली की सत्ता जो है वो खाली हो गई थी और इसका फायदा मिला बहलोल लोधी को। तो बहलोल लोधी जो है अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति था। ये चाहता तो था कि मैं दिल्ली की सत्ता हथिया लूं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लालच जो है वो नहीं किया। जब आलम शाह जो है वो चला गया बदायूं, इसके दोनों साला जो है वो लड़ भिड़ गए थे आलम शाह के और दोनों की हत्या हो गई। इसके बाद बहलोल लोधी बकायदा पत्र लिखा आलम शाह को और बोला कि भैया आपकी दिल्ली की सत्ता हो गई है खाली, आप बोले तो हम इसमें शासन कर लेते हैं, या तो आप आओगे कि नहीं हमको कंफर्म बता दो। और ऐसा पत्र भेजा था आलम शाह को। लेकिन आलम शाह ने बकायदा उसको रिप्लाई भी दिया, बोला कि हम बदायूं में बहुत खुश हैं, आप दिल्ली की सत्ता में जो करना है कीजिए, आपको दिल्ली का सत्ता चाहिए ले लो, शासन करो, कुछ भी करो, मैं दोबारा आने वाला नहीं हूं। अब ऐसे परिस्थिति में फिर बहलोल लोधी क्या कर लिया, दिल्ली की सत्ता स्थापित किया। ठीक है, सबसे पहले वहां के प्रजा को अपने विश्वास में लिया। वहां के जो अमीर वर्ग थे, सरदार थे, वो सबको जो है अपने
फेवर में लिया, उसके बाद फिर वहाँ सत्ता स्थापित कर दी। तो लोधी वंश का संस्थापक कहेंगे। 19 अप्रैल 1451 को ये अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो अफगान, बहलोल लोधी एक अफगान था। अफगान जो है वो अफगान साम्राज्य का पहला बार स्थापना यहीं से होता है हमारे भारत के इतिहास में। और बहलोल लोधी जो अफगान साम्राज्य था, इसका एक महत्वपूर्ण शाखा था जिसका नाम था साखेल। साखेल शाखा में गिजलाई कबीला से संबंधित था बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखेंगे कि बहलोल लोधी जो है वो साखेल शाखा का गिजलाई कबीला से संबंधित था और ये प्रथम अफगान साम्राज्य है। ठीक है, याद रहेगा। ये जो है जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा व्यक्तित्व था कि दान भी बहुत करता था। कोई भी व्यक्ति इसके जो है वापस नहीं जाता था। अमीर हो गरीब हो सबको सम्मान करता था। इसका अंदर ईगो नहीं था। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहासकार कहते हैं। इसी के समय में एक इतिहासकार हुआ था जिसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह ने एक फेमस ग्रंथ लिखा था तारीख-ए-दाऊदी। इस तारीख-ए-दाऊदी में अब्दुल्लाह बताता है कि बहलोल लोधी जो है वो जब इसका दरबार लगता था तो दरबार में अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था, राजत्व के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता था। राजत्व का सिद्धांत मतलब जो अमीर वर्ग थे, जो मंत्री थे, तो राजत्व के सिद्धांत में जो है वो सबसे अपने आप को सर्वोपरि समझता था। लेकिन बहलोल लोधी जो है ऐसा नहीं करता था। ये जो है अपने अमीरों को, अपने सरदारों को अपने इक्वल ही समझता था और कभी जब दरबार लगता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था और जाके अपने सरदारों के और अमीरों के बीच में बैठता था। तो इसके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं था और बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता था, कोई टेंशन नहीं था इसको, कोई लालसा ज़्यादा इच्छा शक्ति इसका था नहीं। और लड़ने झगड़ने का रहता तो सबसे पहले आलम शाह को बदायूं जाके छोड़ देता, लेकिन उसको बाकायदा पत्र लिखा, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो है सिंहासन पर नहीं बैठता था और ऐसा अब्दुल्लाह ने कहा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब ये इतना अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति था तो जौनपुर जो है, जौनपुर नामक जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, सरकी साम्राज्य शक्तिशाली, इसको जो है इसने कैसे जीत लिया, इसके पीछे क्या कहानी थी देखते हैं, इसकी साइकोलॉजिकल कहानी इसको समझते हैं। चलिए, इसकी जो महत्वपूर्ण सफलता वो जौनपुर को विजय करना माना जाता है। ठीक है, तो जौनपुर विजय कैसे हुआ? बहलोल लोधी खुद लड़ने नहीं गया था जौनपुर। ठीक है, एक्चुअल में स्टोरी क्या हुआ था, जो हमारा दिल्ली का सुल्तान था आलम शाह। आलम शाह जो है उसका दामाद था जौनपुर का शासक महमूद शाह। ठीक है, जौनपुर में सरकी साम्राज्य चल रहा था। सरकी साम्राज्य का शासक महमूद शाह था। महमूद शाह ने गलती से, कहा जाए, आलम शाह की पुत्री जिसका नाम था बीबी राजी। ठीक है, आलम शाह की पुत्री का क्या नाम था? बीबी राजी। अब बताइए, आलम शाह जो है नाम भी ऐसे रखा है अपनी पुत्री का, बीबी राजी। अब बचपन में इसको कैसे बुलाते होंगे कि बीबी राजी आ जाओ। ठीक है, तो नाम तो कम से कम ठीक से रख लेते। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। तो बीबी राजी जो है उससे शादी किया था किसने? महमूद शाह ने। बेचारा यही गलती कर दिया। कैसे गलती कर दिया कि देखो, जब आलम शाह चला गया बदायूं और दिल्ली का सत्ता कौन ले गया? बहलोल लोधी। ये बात जो है बीबी राजी को हजम नहीं हो रहा था। बीबी राजी अपने हस्बैंड को, महमूद शाह को सोचना चालू कर दी कि भैया आपका जो ससुर जी हैं उसको अपदस्थ करके कोई व्यक्ति बहलोल लोधी जो है वो दिल्ली का पूरा सत्ता ले गया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो उत्तराधिकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आप जाइए बहलोल लोधी को युद्ध कीजिए और दिल्ली का सत्ता जो है जीत के लाइए। एक्चुअल उत्तराधिकारी आप हैं। अब बीबी राजी जो है वो सुनाना चालू कर दी किसको? महमूद शाह को। अब महमूद शाह भी अपनी बीवी की बात में आ गया कि बीबी राजी तो हम क्या करेंगे काजी। ठीक है, चलिए, महमूद शाह जो है सबसे बहुत बड़ी सेना लेकर के दिल्ली पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और पानीपत के निकट नरेला नामक जगह में बहलोल लोधी और महमूद शाह के बीच युद्ध
हो गया। अब महमूद शाह अब दिल्ली का सत्ता बहलोल लोधी हासिल किया है। अगर कोई उसके राज्य पे आक्रमण करेगा तो लड़ना तो उसका फर्ज बनता है ना, तो इसीलिए जो है बहलोल लोधी लड़ेगा। अब इस लड़ाई में क्या हो रहा है कि महमूद शाह जो है सरकी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उनका सेना भी बहुत शक्तिशाली थी, और बहलोल लोधी अभी तुरंत सुल्तान बना था और सेना उतना संगठित नहीं था। और इस युद्ध में सरकी जो है वो जीत रहा था। जब जीत रहा था तो बहलोल लोधी ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने कूटनीति का प्रयोग किया। कैसे कूटनीति? जो सरकी का सेनापति था जिसका नाम था दरिया खां, दरिया खां जो है वो एक अफगानी था। ये बात पता चली किसको? बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने कूटनीति का प्रयोग किया और इस दरिया खां को अपने पक्ष में मिला लिया। जैसी दरिया खां लोधी के पक्ष में मिला, सरकी की सेना जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गई। आधा सेना लेके दरिया खां जो है लोधी की तरफ से लड़ने लग गया और पूरी सेना में जो है अव्यवस्था फैल गई और अंततः जो है सरकी हार गया। इस युद्ध में महमूद शाह जो है वो मारा गया। अब देखिए, बीवी के कहने पर बेचारा आया था दिल्ली को जीतने और खुद का साम्राज्य भी चला गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं करना, अपना विवेक का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए। तो महमूद शाह के बाद नाम मात्र मोहम्मद शाह जो है शासक बनता है, फिर उसके बाद हुसैन शाह और फाइनली 1484 ईस्वी में बहलोल लोधी जो है जौनपुर को दिल्ली पर मिला लेता है। ठीक है, अब देखिए, जो है गलती से जीता था कौन? बहलोल लोधी। इस जीत से इतना खुश हो गया कि जौनपुर जैसे बड़े साम्राज्य से इसको दो फायदा हुआ। जौनपुर जैसे बड़े साम्राज्य से जीतने से बाकी जो अगल बगल पड़ोसी राज्य थे वो सब में प्रतिष्ठा फैल गई बहलोल लोधी की कि भैया दिल्ली का सत्ता पे बैठा है बहलोल लोधी, बहुत शक्तिशाली है। जौनपुर जैसे बड़े शक्ति को हरा दिया तो हम लोग छोटे मोटे अगर विद्रोह करेंगे तब तो हमको बहुत सोटेगा। तो आधा लोग तो ऐसे ही डर गए। इस जीत से ये खुश होकर खुद जो है अब लड़ाई का, युद्ध का जो है रास्ता अपना लिया। ठीक है, संभल में आक्रमण कर दिया, संभल को जीता, कोल को जीता, इटावा को जीता, रपरी को जीता, भोगांव को जीता, मेवात को जीता और लाइन से अपना विजय अभियान जो है ये चलाना चालू कर दिया। ठीक है, लेकिन वही है, लालच बुरी बला। कैसे बुरी बला? जब ग्वालियर अभियान चला रहा था तो ग्वालियर को जीत के जब वापस जा रहा था 12 जून 1489 ईस्वी में, तो वापस जाते समय गर्मी में इसको लू लग गई और लू लगने से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये एमपी है, इसको याद रखेंगे कि ग्वालियर अभियान के दौरान इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी और लू लगने से इसकी क्या हो गई थी? तबीयत खराब हुआ था। ठीक है, चलिए। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बहलोल जाने जाते थे। ये जो बहलोल है वो किस लिए जाने जाते थे? सबसे इम्पोर्टेंट इनका था बहलोली सिक्के के नाम से जाने जाते थे। बहलोली सिक्का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहलोली सिक्का जो है 1/4 टंका के बराबर होता था, लगभग 25%, है ना। और ये बहलोली सिक्का जो है ये आपका पूरा मुगल तक चलेगा, जब तक अकबर नहीं आ जाता। अकबर के साम्राज्य तक ये बहलोली सिक्का जो है वो चलन में रहेगा। ठीक है, दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट था, बहलोल जो जाने जाते थे वो अपने सरदारों के नाम से जाने जाते थे। सरदारों का जो इनका गुट था, अपने सरदार को बहुत ज्यादा अहमियत देता था, इनको मकसदे अली कहकर पुकारता था। ठीक है, तो इन दो चीजों के लिए बहलोल जाने जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसकी मृत्यु के बाद, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद इसके 9 पुत्र थे। ठीक है, बहलोल लोधी के कितने पुत्र थे? 9 पुत्र। और इसमें सबसे योग्य पुत्र था सिकंदर लोधी, ये तीसरे नंबर का पुत्र था सिकंदर लोधी। और बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद जो है ये सत्ता पर बैठता है। ठीक है, तो अगला शासक हमारा होगा सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी जो है वो पूरे लोधी साम्राज्य का सबसे प्रभु संपन्न और सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बताया था कि बहलोल लोधी जो है बहुत अच्छा शासक था, लेकिन अच्छा शासक तो था लेकिन सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोधी था। कौन शासक सर्वश्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा ये उनके कार्यों से पता चलता है। ठीक है, तो सिकंदर लोधी का कार्य हम लोग देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ठीक था कि नहीं था। ठीक है, इनका जो शासनकाल था 1489 टू 1517 ईस्वी तक रहेगा। इसका वास्तविक नाम निजाम खां था। इनकी माता का नाम जयबंद थी।
ठीक है। ये एक सुनार की पुत्री थी, मतलब सिकंदर लोधी की माता जो है वो कौन थी, हिंदू थी, और पिता जो है वो मुस्लिम थे। इस बात के इसको बहुत अफसोस होता था, और इसीलिए जो है इसके अंदर धार्मिक कट्टरता भी बहुत ज़्यादा थी। और सिकंदर लोधी हमेशा जो है क्या करता था, धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यवहार करता था, ठीक है। लेकिन राजा तो अच्छा था, पॉजिटिव के साथ कुछ निगेटिव तो रहेंगे ना, फूल के साथ कुछ ना कुछ कांटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन रहेगा, सिकंदर लोधी। ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों था, क्योंकि किसी का भी देखिए, जैसे इससे पहले जो लोधी था वो सरदारों को, अमीरों को क्या कर रहा था कि उनके बीच में जाके बैठता था, राजत्व के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता था। सिकंदर लोधी जो है वो राजत्व के सिद्धांत को फॉलो किया। वो बोला कि भैया हम राजा हैं, हम सुल्तान हैं, और बाकी जो अमीर वर्ग है उनसे हम सर्वोपरि हैं। और ये जो है वो गद्दी पर बैठना चालू किया, और अपने प्रभुत्व दिखाने के लिए बिहार जैसे बड़े साम्राज्य को जीतकर दिल्ली पर मिला लिया, जिससे इसकी प्रसिद्धि और ज्यादा फैल गई। सबसे बड़ा चीज और क्या किया, 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर बसाया, ठीक है। आगरा शहर बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ चुका है पीएससी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर जो है 1504 में बसाया किसने, सिकंदर लोधी ने। और इतना ही नहीं, 1506 ईस्वी में इसको राजधानी भी बनाया, ठीक है। और राजधानी बनाया तो, और सबसे फेमस चीज यहाँ क्या है, बादलगढ़ का किला बनवाया। जब राजधानी बनवा रहा है तो वहाँ किला होना चाहिए ना। और ऐसा इसने क्यों किया, आगरा शहर क्यों बनवाया था, तो राजस्थान पर नियंत्रण के लिए। जो व्यापारिक मार्ग था वो राजस्थान से होकर गुजरता था, तो आगरा जो है सबके सेंट्रल में रहे, और आगरा से मैं सबके ऊपर कंट्रोल कर सकूं, इस उद्देश्य से जो है इसने आगरा शहर बसाया था। और 1506 में राजधानी भी बना लिया। और बादलगढ़ का किला उस समय का सर्वश्रेष्ठ किला था, बहुत चर्चे थे बादलगढ़ के किला के, भाई क्यों नहीं रहेंगे, सुल्तान ने बनवाया है, ऊपर से उसको राजधानी भी बनवाया है, ठीक है। और सिकंदर लोधी अगर आगरा शहर नहीं बनवाता तो मुमताज आती नहीं, और शाहजहां ताजमहल कहाँ बनवाता, ठीक है। तो आगरा शहर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ताजमहल आप लोग देखने जाएंगे तो सिर्फ शाहजहां को याद नहीं करेंगे, ठीक है, सिकंदर लोधी को भी याद करेंगे, क्योंकि अगर वो शहर नहीं बसाता तो ताजमहल कहाँ बनता, ठीक है। चलिए, ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि ये जो हमारा सर्वश्रेष्ठ शासक जो है वो किस हिसाब से हमारा सर्वश्रेष्ठ शासक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, अपने आय व्यय का, राज्य का पूरा हिसाब किताब करना चालू कर दिया। बोला इतना बड़ा हमारा राज्य है तो इसका आय व्यय भी हमको देखना है। इसका लेखा परीक्षण प्रणाली चालू करवाया, राज्य का लेखा परीक्षण प्रणाली का चालू करवाने वाला प्रथम शासक था। खाद्यान्न कर को हटा दिया, बोला खाने पीने के जो है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, खाने पीने की वस्तु जो है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। और क्या कर दिया, गड़े हुए जो खजाने हैं उसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया, ठीक है। जो गड़े हुए खजाने होते हैं उस पर हिस्सा लेना क्या कर लिया, बंद कर दिया, ठीक है। और आज भी लगता है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, ठीक है। फिर गज सिकंदरी नामक पैमाना बनवाया और पूरे जमीन को नपवा दिया कि भैया हमारे साम्राज्य में, हमारे राज्य में कितने जमीन है वो सभी को हम क्या करते हैं, पूरा नपवा देते हैं। और नपवाने के बाद उसके हिसाब से, उसके पैदावार के हिसाब से उसके अनुमान लगा के उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। ये जो गज सिकंदरी है वो लगभग 30 इंच के बराबर होता था। फिर क्या किया इसने कि व्यापारिक जो प्रतिबंध है वो सभी व्यापारिक प्रतिबंध को हटा दिया। व्यापारिक प्रतिबंध हटाने से क्या होगा कि जितने व्यापार कर रहे हैं, खाद्यान्न पे टैक्स खत्म कर दिया, व्यापार में टैक्स खत्म कर दिया, तो अब व्यापारी वर्ग जो है वो अच्छे से व्यापार करेंगे। और इससे क्या होगा, ये सोचा था कि पूरे हमारे साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि आ सके। तो इतना बेहतरीन प्लानिंग किया था ये आर्थिक समृद्धि लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर और इसके कार्य थे, उसमें क्या किया कि मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद करवा दिया, ठीक है। मतलब जितने हिंदू रीति रिवाज या मुस्लिम रीति रिवाज हैं उसमें जो फालतू खर्च होते थे, है ना, ऐसा क्यों किया था, फालतू खर्च को बंद करवाने के लिए किया था। भैया ये खाद्यान्न पे आपका क्या कर रहा है, टैक्स को खत्म कर रहा है, व्यापार में टैक्स को खत्म कर रहा है, ताकि राज्य आर्थिक समृद्धि पा सके। और आप जो है पूरा रीति रिवाज में, धार्मिक गतिविधि में पूरा पैसा खर्च कर देंगे तो फिर इनका टैक्स, सरकार को फायदा कम हो रहा है, और सरकार का फायदा को घटा के आप जो है आपका तीज त्योहार में सब पैसा खर्च करेंगे तो आपको समृद्धि नहीं आएगा। ऐसे सोच
के कारण इसने क्या कर दिया, मुहर्रम में ताजिया निकालना, ठीक है, स्त्रियों का जो पीर और संत के मजार में जो आना जाना था उसको बंद करवा दिया, ठीक है, मस्जिदों को अपने गवर्नमेंट के अंदर ले लिया और बोला कि इसको शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, ठीक है। तो मस्जिद में देखेंगे कि अधिकतर जो है आपका क्या होता है, वहाँ शिक्षा दी जाती है उर्दू की, है ना। मंदिरों में जो है वो शिक्षा का केंद्र जो है वो नहीं बनता है, वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स या कोई सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाता, अध्यात्म सिखाया जाता है, लेकिन मस्जिदों में जो है वो शिक्षा का केंद्र है ना। मदरसा वगैरह जो संचालित होते हैं, तो इस सिकंदर लोधी के काल से ही ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया इन्होंने, ठीक है। तो हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, सिकंदर लोधी, ठीक है। और सबसे पहले जजिया कर जो है किसने लगाया, ये मैं बता चुका हूँ आप फर्स्ट वीडियो में। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएंगे कि हिंदुओं पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, ठीक है। फिर कला के क्षेत्र में क्या किया, कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया, ठीक है, कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया, ठीक है। इसके बाद जो है ये स्वयं भी एक विद्वान था, ठीक है, स्वयं भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। इसने जो है अपने जितने भी इतिहासकार जिसको संरक्षण देके रखा था, वो सबको बोला कि आप लोग जो है वो ऐतिहासिक चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, ग्रंथ लिखिए, और जो अच्छे अच्छे जो बुक उनको पसंद आती थी, ग्रंथ पसंद आते थे, वो सब का अनुवाद करवाता था, ठीक है। इसी में से जैसे कि जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसका इसने अनुवाद करवाया। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी, तो फरहंगे सिकंदरी का जो है इसने अनुवाद कराया था। फिर जो है लज्जत ए सिकंदरी नामक एक ज्ञान विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, इसकी रचना जो है इसी के काल में हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे बड़ा चीज क्या था, ये कविता का बहुत तबाही वाला प्रेमी था। कैसे, ये जो है जितने कविता का बुक है, ये जो आपका लज्जत सिकंदरी है ना, गायन शैली कविता के माध्यम से इसमें क्या करता था, गायन शैली में बुक लिखवाया था। फिर कविता में इतना माहिर था कि खुद जो है क्या करता था, कविता लिखता था और अपना उपनाम रखा था कि गुल रुखी। तो गुल रुखी नाम के उपनाम से खुद जो है क्या करता था, ये कविता लिखता था, ठीक है। और ये जो है आपका बहुत आईएमपी है, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, ठीक है। तो आंसर है सिकंदर लोधी, ठीक है। और खुद जो है वो एकदम स्मार्ट दिखना चाहता था, अपना व्यक्तित्व को बहुत अच्छा रखना चाहता था, इसीलिए कभी दाढ़ी नहीं रखता था ये, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें हैं इसके अंदर, दाढ़ी नहीं रखता था और स्मार्ट दिखता था, ठीक है। चलिए, फिर गुप्तचर विभाग जो है इसका सबसे बहुत बड़ी इसकी जो खूबी है, इसका गुप्तचर विभाग है, ठीक है। इसका सिकंदर लोधी का गुप्तचर विभाग इतना एक्टिव था कि कोई भी चीजें इसके साम्राज्य में होती थी और सबसे पहले खबर सिकंदर लोधी को लग जाता था, ठीक है। और लोग तो ऐसा बोलना चालू कर दिए थे कि सिकंदर लोधी जो है वो तंत्र मध्य विद्या से जो है कुछ भी घटना होती है उसका पता लगा लेते हैं, इतना ज्यादा इसका गुप्तचर प्रणाली जो है वो एक्टिव था, ठीक है। और फिर 21 नवंबर 1517 को है ना गले की बीमारी से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो गले की बीमारी से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना इब्राहिम लोधी, ये अंतिम शासक है इस वंश का, ठीक है। 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी जो है वो शासन करेगा। इसके जो सरदार थे, अमीर वर्ग थे, ये जो है क्या करेंगे, सबसे पहले सिकंदर लोधी के साम्राज्य को, इन लोग दो भाई थे इब्राहिम लोधी और जलाल खां, ये दोनों के बीच में बांट दिए। दिल्ली का जो साम्राज्य है वो इब्राहिम लोधी को दे दिए और जौनपुर दे दिए जलाल खां को, ठीक है। और इब्राहिम लोधी जो है वो भी बहुत अच्छा शासक था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि अफगान राज्य का विघटन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अफगान राज्य का विघटन स्टार्ट हो गया। विघटन कैसे स्टार्ट हुआ, एकदम बारीकी से समझते हैं, ठीक है। कैसे हुआ कि देखिए, सबसे पहले इब्राहिम लोधी ने किया कि ये सरदार जो हैं, जो शक्तिशाली सरदार हैं, इन लोग मेरे साम्राज्य को बांट दिए हैं, ठीक है। और
राजत्व को सिद्धांत को फॉलो करता था। ऊपर से सिकंदर लोधी जो है वो खाद्यान्न कर और व्यापारिक प्रतिबंध को हटा दिया था। तो सरदार वर्ग बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, अमीर हो गए थे, और राजा की सत्ता को जो है वो चुनौती देने की नौबत आ जाती थी। और इब्राहिम लोधी जो है बहुत अच्छा सेना नायक था, सेनापति था, ठीक है। तो इसको ये चीज पसंद नहीं आती थी। तो सबसे पहला इसने क्या कर दिया, जो शक्तिशाली सरदार थे उनकी दमन करना चालू कर दिया, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े शक्तिशाली इनके सरदार थे सबका दमन स्टार्ट कर दिया। इससे अमीर वर्ग और सरदार वर्ग पूरे क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, और यहीं से अफगान साम्राज्य का विघटन स्टार्ट हो जाता है। फिर 3 और गलती कर दी, क्या, जलाल खां की हत्या कर दी। इसका भाई था जलाल खां जौनपुर, इसको लगता था कि ये जो है मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, उससे पहले मैं इसको छोड़ देता हूं, और जलाल खां की इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर ग्वालियर का जो शासक था विक्रमजीत सिंह, ठीक है, उससे युद्ध कर लिया और उसको हरा दिया। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, राणा संग्राम सिंह से युद्ध कर लिया। राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के नाम से जानते हैं जिसको, ठीक है। तो 1517 से 1518 के बीच में इनके बीच खतौनी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो जीत गए थे, ठीक है, और लोधी परास्त हो गए थे। लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोधी जो है वो हार के भी जीत गया था। कैसे, इसी युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ जो है वो कट गया था, ठीक है, और एक हाथ से जो है इनको गंवाना पड़ा था राणा संग्राम सिंह को, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तीनों क्षेत्र से युद्ध लड़ रहा है। बाकी फिर क्या कर दिया, सरदारों का दमन करना चालू कर दिया। इससे सरदार वर्ग जो है क्या हो गए, पूरे नाराज हो गए। तो इसमें जो है आपका लाहौर के और सिंध के जो गवर्नर थे वो सब जो है क्या हो गए, सोचे कि अब अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। जिसी में से था आपका दौलत खां, फिर उसका चाचा था आलम खां और राणा सांगा, ठीक है। ये तीनों मिलकर बाबर को क्या कर दिए, आमंत्रण दे दिए कि भाई आइए, इब्राहिम लोधी जो है बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, आके आप इसको छोड़ दीजिए या हरा दीजिए। उस समय बाबर जो है वो बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा था, और भारत में इसकी नजर थी, सोने की चिड़िया है भारत, ठीक है। तो आमंत्रण दिया कि इसको, बाबर को दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा ने, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बाबर को आमंत्रण किसने दिया था, ठीक है। और बाबर आया दिल्ली सल्तनत में युद्ध करने के लिए। बाबर की सेना बहुत छोटी थी, ठीक है, और इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, विशाल सेना थी। लेकिन फिर भी इस युद्ध में बाबर जो है जीत जाता है। ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है, और इस युद्ध में फाइनली जो है वो बाबर की विजय होती है। इसके जीत के कारण है क्योंकि बाबर के पास जो है वो तोपची रहता है, और जिसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, तो जो है तोपची रहते हैं। पहली बार इस पानीपत के युद्ध में तोप का प्रयोग हुआ था। और फिर तुलुगमा पद्धति और रूमी पद्धति का बाबर ने प्रयोग किया था। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी की परास्त हुई थी, और इब्राहिम लोधी को बाबर ने क्या कर दिया था, मार दिया था, और 1526 में दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया था, ठीक है। और इसी के साथ इतना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत जो है वो इब्राहिम लोधी के हाथ से निकलकर कहाँ चले जाती है, मुगलों के पास चले जाती है, और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, ठीक है। और दिल्ली पर मुगल साम्राज्य का उदय हो जाता है। ओके, तो अगर आप कोई जैसे पानीपत की युद्ध हो गया और किसी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के दे दूंगा, और आप पूरा डिटेल उसका स्टडी कर लेंगे। किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगता है, किसी भी टॉपिक में, ठीक है, तो आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं उनके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना तो बनता है, आपके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी इतना फर्ज बनता है कि आप एक लाइक करें इसको, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको क्या करें, शेयर करें, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आपको दिल्ली सल्तनत के ऊपर एक और वीडियो दूंगा। इसमें पूरा दिल्ली सल्तनत के कला, संस्कृति, उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब स्थिति के बारे में मैं एक डिटेल बताऊंगा, ठीक है। ताकि अगर दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पूरा, इतना आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन जो है उससे ना छूटे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।